हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था और सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में इस चैप्टर के बेटा हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैं पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, और कैरियन जो टर्म आती है, कैरियन, वो आती है न्यूक्लियस के लिए। इसका मतलब ये वो सेल्स होंगे जिनके अंदर पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है। याद करो पिछली क्लास पुराने टाइप का न्यूक्लियस क्या बताया था मैंने? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है कैरियोथीका। ठीक है, न्यूक्लियस की कवरिंग विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर आपको कभी कभी बोलता है कि न्यूक्लियर एनवलप इज एब्सेंट, तो सेम बात है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। याद करो पिछली क्लास मैंने ये बोला कि ऑर्गेनल नहीं होती है, या ये बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो सर ऑर्गेनल कौन सी प्रेजेंट होगी? इनके अंदर राइबोसोम नाम की ऑर्गेनल प्रेजेंट होती है। और अगर आपको पिछली क्लास याद है तो छोटे वाली राइबोसोम होती है कि बड़े वाली? तो छोटे वाली 70S यूनिट होती है राइबोसोम को नापने की। आज की क्लास में समझेंगे। उसके बाद बेटा अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दे बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा। ठीक है, ये 5 में से कौन से किंगडम को बिलोंग करते हैं? हमारे पास 5 किंगडम होते हैं टोटल: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम है जो हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। उसमें से मोनेरा को बिलोंग करते हैं बेटा आपके कौन? बैक्टीरियाज। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं प्रोकैरियोट्स में तो बेटा बैक्टीरिया आ जाएगा, इसलिए मोनेरा को किंगडम ऑफ बैक्टीरिया भी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा आ जाएगा विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा का ही एक एग्जांपल आ जाएगा पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है? पिछली क्लास का लेक्चर आपने देखा होगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। उसके बाद बेटा ब्लू ग्रीन एल्गे की बात करेंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया भी इन्हीं के अंदर आते हैं। बाकी आपकी एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में बेटा बैक्टीरिया के साइज को कंपेयर किया हुआ है यूकैरियोटिक सेल के साथ और वायरस के साथ। देखो वायरस की जब हम बात करते हैं बेटा तो वायरस को लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता है। इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारी बॉडी के या होस्ट की बॉडी के बाहर है तब तक ये ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं करते हैं, मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, रिएक्शंस नहीं होती हैं इनके अंदर, तो इनको नॉन लिविंग बोला जाता है। जैसे ही ये सेल के अंदर घुसते हैं उस सेल के अंदर, ये उस पर कब्जा करके ग्रोथ करने लगते हैं, रिप्रोडक्शन शो करने लगते हैं। इसीलिए बेटा इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। और ये स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लिविंग सेल की बात करोगे तो बैक्टीरिया वायरल जो है, वायरस जो होते हैं वो सेलुलर नहीं होते हैं। वायरसेस आर ए सेलुलर, पॉइंट टू बी नोटेड। वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, सेल्स के नहीं हैं। इनको पार्टिकल कंसिडर किया जा सकता है लेकिन इनको सेल नहीं बोल सकते। इनका साइज सबसे छोटा होता है। कितना छोटा हो सकता है? 0.02 माइक्रोमीटर तक जा सकता है, और रेंज रहती है फिर 0.2 तक आ सकता है। बाकी बात करें बैक्टीरिया की तो टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। पीपीएलओ की बात करें तो बेटा 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो 10 to 20 माइक्रोमीटर का। ठीक है, तो आप कंपेयर कर पा रहे हो कि आपके जो बैक्टीरियल सेल है ये 20 गुना ज़्यादा छोटे हो सकते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और 20 गुना से ज़्यादा बड़े हो सकते हैं वायरस से। ठीक है, और पीपीएलओ की बात करें तो ये तो स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए ये बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट है। और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ भी कौन है आपका? माइकोप्लाज्मा विच इज पीपीएलओ, एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे बेटा शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया बहुत डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास। जैसे कि बैक्टीरिया स्फेरिकल हो सकता है। कैसा हो सकता है? स्फेरिकल। इसमें बोलते हैं बेटा बैक्टीरिया को कोकस या कोकाई। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है। एक बैक्टीरिया है स्फेरिकल तो कोकस, और मल्टीपल आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? कोकाई। ठीक है, इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जो फैक्चुअल है बिल्कुल, कि ये स्मॉलेस्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा साइज के अंदर। मैक्सिमम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, इनमें रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। उसके अलावा बैसिलस की बात करें तो रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस बोला जाएगा, और प्लूरल प्रेजेंट है तो बैसिलाई बोल सकते हो। उसके बाद बेटा स्पाइरल शेप की बात करें तो स्पाइरलम या स्पाइरिला बोला जाएगा, वही सिंगुलर और प्लूरल। अगर मैं बात करूं किसकी? कॉमा शेप के बैक्टीरिया की, तो कॉमा बोल दो या विब्रियो बोल दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया 4 तरीके के हो सकते हैं: स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरलम और कॉमा शेप के। ठीक है, बाकी आपको कभी कभी नाम सुन के ही पता चल जाएगा। ठीक है, नाम सुन के ही पता चलेगा। जैसे कि आपने सुना डिप्लोकोकस, तो डिप्लोकोकस मतलब उसकी शेप कैसी हो गई? कोकस शेप की। आपने सुना लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस में क्या गेस कर पा रहे हो आप कि उसकी शेप कैसी हो गई आपकी? बैसिलस शेप की, मतलब रॉड लाइक शेप हो गया। ठीक है,
और आगे बेटा नेक्स्ट जो हमको डिस्कस करना है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि लगभग सारे बैक्टीरियाज का शेप बेशक ही आपस में अलग है बट फंडामेंटल स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। इसलिए सारे ट्रू बैक्टीरियाज की या बैक्टीरियाज की बात करें तो हम एक कॉमन शेप बना सकते हैं, एक आइडियल डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में कुछ स्टेटमेंट्स और दिए हैं, फटाफट से रीड कर लेते हैं। वो लिखती है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपको देखने में यूकैरियोट के मुकाबले बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होने का मतलब है बेशक ही इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे ही आप इनमें न्यूट्रिशन की बात करोगे तो इनमें सारे टाइप का न्यूट्रिशन दिखता है। आज ही के लेक्चर में हम ये बात डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटोट्रॉफिक भी दिखेगा, हेटरोट्रॉफिक भी दिखेगा। ऑटोट्रॉफिक में भी फोटो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफिटिक, सारे टाइप दिखते हैं आपको, पैरासिटिक दिखेगा। तो वो मतलब इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, वो बहुत हाई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन इनके अंदर जो हो रही है वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। ठीक है, बेशक ही इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो जाती है आपके असर्शन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद बेटा बैक्टीरियल सेल हैज केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। बैक्टीरियल सेल जब आप देखते हो तो उसके ऊपर आपको एक एनवलप दिख सकता है जिसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। सेल एनवलप की बात करें बेटा तो ऑब्वियसली बात है कि ये प्रोटेक्ट करेगा। एनवलप का मतलब ही होता है कवरिंग, तो ये एक एनवलप है जिसने बैक्टीरियल सेल के अंदर के कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखा है। और ये कितनी लेयर का होता है एनवलप? 3 लेयर्स का बना होता है बेटा। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, याद रखना पड़ेगा। क्या बोलते हैं सबसे बाहर वाली लेयर को? ग्लाइकोकेलिक्स। उसके बाद वाली लेयर को कहते हैं सेल वॉल और उसके बाद वाली लेयर को कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग होती है सेल वॉल और उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है ग्लाइकोकेलिक्स। तो 3 लेयर की बेटा एनवलप बनी होती है। और एक और बात आपको याद रखनी है कि ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, इनमें से हर एक लेयर का अलग अलग काम है, लेकिन ये तीनों मिलके एक सिंगल यूनिट की तरह प्रोटेक्ट करती हैं बैक्टीरिया को। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई जो आपके असर्शन रीजन में बन सकती है। ठीक है, बाकी बैक्टीरिया का एक जनरलाइज डायग्राम हम बनाने की कोशिश करते हैं कि लेट अस कंसिडर, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाया। तो ये जो ब्लैक कलर वाली लेयर मैंने बनाई आपके सामने बेटा, ये हो गई लेट अस कंसिडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद बेटा जो ब्लू वाली लेयर मैं बना रहा हूँ आपके सामने, ये लेट अस कंसिडर हो गई इसकी सेल वॉल। तो ये क्या हो गई? इसकी सेल वॉल। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है? पिछली क्लास में हमने मेंशन किया था, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। अभी मैं मार्क भी करवा दूंगा, आज की क्लास में सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा फ्रॉम ए टू जेड। बैक्टीरिया आपको 2 जगह पे पढ़ना है एनसीईआरटी में, एक तो इस चैप्टर में, दूसरा आपको मोनेरा किंगडम में पढ़ना है। वहाँ के सारे पॉइंट्स भी उठा के यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं, इस चैप्टर के भी पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। और इनफैक्ट आगे कभी फ्यूचर में भी आपको कोई पॉइंट यूज़ होगा जो आपकी एनसीईआरटी में पहले था और अब नहीं है, मैंने वो पॉइंट भी पिक करके बेटा यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है आपको 12th में यूज़ हो जाए। तो किसी भी एकदम बेसिक 0 लेवल पे आपको बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं पता है, तब भी हम 0 लेवल से शुरू करके हायर लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको ये तो पता है कि न्यूक्लियस नहीं होता है बैक्टीरिया में। अब आपको ये पता चल गया कि इस पे 3 कवरिंग होगी। एक ब्लैक वाली मैंने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर बेटा सेल वॉल बताया, और उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होगी जिसको आप कह सकते हो क्या? ग्लाइकोकेलिक्स। क्या बोल सकते हैं इस कवरिंग को? ग्लाइकोकेलिक्स। बेटा ग्लाइकोकेलिक्स अगर स्लाइमी है, मतलब चिपचिपी है, थोड़ी सी जेली लाइक स्लाइमी है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? स्लाइम लेयर। ठीक है, अगर स्मूथ है, लेकिन अगर ये टफ हो गई है तो इसको कैप्सूल बोला जाएगा। तो ग्लाइकोकेलिक्स को ही स्लाइम लेयर भी बोलते हैं कुछ बैक्टीरियाज के अंदर, और ग्लाइकोकेलिक्स ही जब टफ दिखेगी तो उसको कैप्सूल बोला जाएगा। तो ग्लाइकोकेलिक्स के ही अलग अलग प्रकार है, अलग अलग रूप हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। उसके अलावा बेटा आपको यहाँ से एक स्ट्रक्चर बाहर निकलता हुआ दिख सकता है जो मोटिलिटी में हेल्प करता है बैक्टीरिया के। इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा फ्लैजिला। क्या बोलेंगे? फ्लैजिला। सिंगल है तो फ्लैजिलम, मल्टीपल होता है तो फ्लैजिला बोला जाता है। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं बेटा। जहां से फ्लैजिला निकलता है उसको बोला जाता है बेसल बॉडी। क्या बोला जाएगा? बेसल बॉडी। ठीक है, और ये जो आपको स्टॉक दिख रही है फ्लैजिला की, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको क्या बोलते हैं हम? फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। और ये जो आपको मोड़ा हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, इसको बोलते हैं हम हुक। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, और फ्लैजिला अगर प्रेजेंट हुआ बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया मोटाइल होता है, और एब्सेंट हुआ तो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है। मतलब बैक्टीरिया की मोटिलिटी, मूवमेंट
ठीक है, वो डिपेंड करती है फ्लैजिला के प्रेजेंस और एब्सेंस पे। और फ्लैजिला एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और अलग अलग टाइप के होते हैं। फ्लैजिला के बेसिस पे भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है, हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको क्या दिखेगा, तो आपको 3 लेयर दिख गई यहाँ पे, ब्लैक वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर वाली सेल वॉल, उसके बाहर वाली क्या दिखी आपको, पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये आपको लेयर्स दिख गई। इन तीनों लेयर्स को मिला के क्या बनता है बैक्टीरिया का, क्या मिलेगा, क्या आपका एनवलप, ठीक है, बैक्टीरिया का एनवलप दिखेगा। उसके बाद अंदर आपको दिखती है बेटा क्या, साइटोप्लाज्म दिखेगा। नेक्स्ट और क्या दिख सकता है इसके अंदर, इसके अंदर आपको दिख सकता है बेटा जेनेटिक मटेरियल, लूप्स की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल पैक हुआ हुआ। और जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में जिस फॉर्म में पैक हुआ होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड, ठीक है। जीनोमिक डीएनए बैक्टीरिया का, वो वाला डीएनए जो बैक्टीरिया की बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, बैक्टीरिया के फिनोटाइप मतलब बैक्टीरिया के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए कंट्रोल कर रहा है हमारे सेल के कैरेक्टर को, ये आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। वैसे ही बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात बेटा आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डीएनए और दिखेगा विच इज डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर। इस डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड। ये इंटरेस्टिंग बात है और हो सकता है ये आपको पता ना हो। तो बैक्टीरिया में दो प्रकार के डीएनए जेनेटिक मटेरियल दिखते हैं। एक तो बैक्टीरिया का एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल जिसके बिना बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जो बैक्टीरिया के फंक्शंस कंट्रोल करता है सेल के, ये एक्चुअल हो गया। और ये लूप्स की फॉर्म में पैक होता है और इस रीजन को बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड बोला जाता है। दूसरा क्या हो गया बेटा, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब इसका जो ये क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, अगर आपको कोई पूछे क्या बैक्टीरिया में क्रोमोसोम होता है तो आप कह सकते हो हाँ, क्रोमोसोम मतलब डीएनए की पैकिंग। तो ये पैकिंग तो मुझे दिख रही है, लेकिन क्या एक पैकिंग दिख रही है या बहुत सारे दिख रहे हैं, तो एक ही। तो आपसे कोई भी पूछे कि बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम होते हैं तो आप आंसर करना सिंगल, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम दिखता है बैक्टीरिया में, क्योंकि क्रोमोसोम के नाम पे उसके पास बस ये न्यूक्लियोइड है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी पूछे, वैसे ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा बट एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप भूल जाओ कि ये क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा आपसे, बट स्टिल प्लाज्मिड की बात कर रहा था मैं कि एक जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दिखता है प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया को अलग अलग चीज़ों में हेल्प करता है। ये बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक से, कि अगर कोई एंटीबायोटिक डालने पे बैक्टीरिया मर नहीं रहा है तो उसका एक रीज़न होगा कि बैक्टीरिया के ऊपर वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है जिसपे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन प्रेजेंट है। मतलब प्लाज्मिड एंटीबायोटिक से बचाता है किसको, किसको, आपके बैक्टीरिया को। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तो काम होता है प्लाज्मिड का क्या करना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है। और दूसरा प्लाज्मिड का काम हो सकता है बेटा क्या, दूसरा काम हो सकता है रिप्रोडक्शन। एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, प्लाज्मिड। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। बाकी प्लाज्मिड की आपकी जो प्लाज्मिड की नॉलेज है वो जैसे जैसे आप और चैप्टर्स पढ़ते रहोगे और अच्छी होती रहेगी, और 12th में जाके तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपको बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ना है प्लाज्मिड, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल के लिए ये बात बचाओ कि बैक्टीरिया में दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक तो उसका जीनोमिक डीएनए जिसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, दूसरा उसका प्लाज्मिड डीएनए जो उसकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक से बचाता है इस बैक्टीरिया को, और साथ में रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है इस बैक्टीरिया को। मेरी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट हो सकता है, और सर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं बैक्टीरिया के राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया विल बी देयर, ठीक है, होंगे। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या सर, बिल्कुल हो सकता है बेटा। उसके अलावा बैक्टीरिया के केस में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिख सकती है, जगह जगह पे मुड़ी हुई दिख सकती है, ठीक है। और मुड़ी हुई भी जो दिख रही है उसकी शेप अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मैंने कौन कौन सी शेप बनाई इसकी मैं बता देता हूँ। ये मैंने बनाया है ट्यूब्यूल, क्या बनाया है ये मैंने, ट्यूब्यूल। ये मैंने बनाया है लैमेला। और ये जो शेप मैंने बनाई है इस शेप को बोल सकते हैं वेसिकल, VESICLE, वेसिकल। ये सब लिखा हुआ है, तो आप अभी नहीं भी लिख पा रहे हो उसको तो कोई टेंशन नहीं है, ये सब अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है, बट आप समझो। पर ये स्ट्रक्चर क्या है सर, ये कुछ समझ नहीं आया। तो ये इनवेजिनेशन है बेटा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में जगह जगह पे अंदर की तरफ मुड़ी हुई दिखती है हमको। बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट, इनफोल्ड हुई हुई होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ जिसकी 3 शेप दिख रही है आपको, ये मैंने शेप बनाई बेटा, ठीक है। ट्यूब्यूल जो है,
ट्यूब्यूल जो है, लैमेला जो है और वेसिकल जो है, ये शेप है। किस चीज़ की शेप है? तो ये शेप है बेटा एक स्ट्रक्चर की जिसका नाम है मीजोजोम्स। मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स वो स्ट्रक्चर हैं जिनकी 3 शेप्स हो सकती हैं अलग अलग टाइप में। ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में भी दिख सकते हैं, ये लैमेला की फॉर्म में भी दिख सकते हैं और ये वेसिकल की फॉर्म में भी दिख सकते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है रेस्पिरेटरी एंजाइम स्टोर करना, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। तो बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करता है? मीजोजोम्स। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन में कौन सी ऑर्गेनल हेल्प करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है, तो एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कराने का काम मीजोजोम्स करते हैं। इसके अलावा बेटा मीजोजोम्स में और भी एंजाइम होते हैं, इसलिए ये और भी फंक्शन कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया को सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है, सेल डिवाइड करने में हेल्प करना, या फिर इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करना। ये भी किसका काम होता है बेटा? बैक्टीरिया का काम होता है, ठीक है जी। उसके अलावा बैक्टीरिया में और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वो मैं ये वाले डायग्राम में आपको कवर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो आपको देखो बैक्टीरिया खोल के दिखाया हुआ बिल्कुल बढ़िया से, ठीक है, एकदम सेक्शन काटा है बैक्टीरिया का, जिसमें आपको ये फ्लैजेला दिख रहा है, जो पूरा नहीं दिखाया हुआ बट फ्लैजेलम आपको दिख रहा है, बीच में साइटोप्लाज्म दिख रहा है। उसके अलावा आपको 3 लेयर दिखेगी, एक दिखेगी सेल वॉल, सबसे अंदर वाली दिखेगी सेल मेम्ब्रेन, और दिखेगा कैप्सूल, ठीक है। कैप मतलब ग्लाइकोकैलिक्स जो मिलके क्या बनाएगा? कैप्सूल। मतलब बेसिकली कैप्सूल ही ग्लाइकोकैलिक्स का फॉर्म है। जब ग्लाइकोकैलिक्स रिजिड टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसको कैप्सूल कहते हैं। उसके अलावा बेटा आपको स्लाइम लेयर की फॉर्म में भी दिख सकती है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, और आपको कैप्सूल की फॉर्म में भी दिख सकती है। उसके बाद बेटा आपको यहाँ पे इनफोल्डिंग दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको मीजोजोम बोला हुआ है। आपको सर्कुलर डीएनए दिख रहा है, जिसको प्लाज्मिड बोला हुआ है। आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिसको राइबोसोम बोला हुआ है। उसके बाद डीएनए दिख रहा है सेंटर में आपको। तो आपको 2 टाइप के जेनेटिक मटेरियल दिखे, एक तो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये मेन क्रोमोसोम को छोड़ के एक डीएनए, प्लाज्मिड और एक मेन डीएनए। उसके अलावा 3 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखेंगे। एक तो ये छोटे 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 आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, इनका नाम बोल रहा है पिलाई। क्या नाम है इसमें? पिलाई, ठीक है। पिलाई का काम क्या होता है? इनका फंक्शन मोटिलिटी में नहीं होता है, तो आपको गलती से भी ये नहीं सोचना है कि ये मोटिलिटी में हेल्प करते हैं या मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। पिलाई के और फंक्शन से ही हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद बेटा यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी हो सकती है। इंक्लूजन बॉडी का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ने कोई भी मटेरियल बनाया, ठीक है, खाने की चीज़ बनाई लेट से, ठीक है, और उसको स्टोर करना है, तो उस पर मेम्ब्रेन तो आ नहीं सकती है। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? उन चीज़ों के एग्रीगेट, गट्ठर बन जाते हैं। एग्रीगेट मतलब समझते हो ना, गुच्छा बन गया और वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा रहता है बिना मेम्ब्रेन का। कोई मेम्ब्रेन नहीं हो सकती है बैक्टीरिया में। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं करेगा जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो। पॉइंट टू बी नोटेड, ये पिछली क्लास में भी बताया था। मेम्ब्रेन वाले किसी भी स्ट्रक्चर को बैक्टीरिया अपने अंदर बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बैक्टीरिया में दिख रहा है तो आपको मान के चलना है मेम्ब्रेन नहीं होगी, मेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। राइबोसोम बताओ मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी बताओ मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो जी, अब हम बेटा इसी स्ट्रक्चर के एक एक कंपोनेंट को एकदम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया है बेटा, मैंने आपके लिए जितना भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक टैब्यूलर फॉर्म में, ताकि जितना आसान हो सके आपके लिए इस पॉइंट को याद रखना, जितना। और एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे कवर करके आपके लिए टेबल बना दी। एक्चुअल में 2 टेबल बनी है टोटल, बट ये दोनों टेबल में जितने स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है और बैक्टीरिया में होते हैं, उस सब स्ट्रक्चर का फंक्शन भी मैंने ऐड कर दिया है और उनके फीचर भी मैंने ऐड कर दिए हैं। एक एक करके देखते हैं बेटा। जैसे कि सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि कैप्सूल हो सकती है या स्लाइम लेयर हो सकती है। अब फर्क क्या होता है? अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है और थिन है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर वो थिक है, टफ है या रिजिड बोला मैंने, उसको कैप्सूल बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है अब इसमें बिल्कुल भी। काम क्या होता है इसका? सबसे बाहर है तो सोचो क्या करेगी। तो अगर किसी बैक्टीरिया ने मुझे इन्फेक्ट किया तो सबसे पहली जो लेयर आएगी जिसको मेरे WBCs मारने की कोशिश करेंगे वो ग्लाइकोकैलिक्स होगी। तो इसका मतलब बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने वाली सबसे पहली लेयर जो आती है वो ग्लाइकोकैलिक्स आती है। तो इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया का फ्रॉम WBCs, कि
कोई बैक्टीरिया मेरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को मेरे WBC से बचाने वाली जो लेयर है वो ग्लाइकोकेलिक्स होगी। उसके बाद इट एड्स इन कॉलोनी फॉर्मेशन। बैक्टीरिया को अगर कॉलोनी बनानी है, झुंड में आके रहना है, चिपकना है एक दूसरे से, तो उसमें चिपकने में भी कौन हेल्प करती है? ग्लाइकोकेलिक्स। और ग्लाइकोकेलिक्स ही वो लेयर है जो सेल को प्रिवेंट करती है कोलैप्सिंग या बस्टिंग से, मतलब सेल रप्चर ना कर जाए और सेल कोलैप्स ना हो जाए, उसमें भी हेल्प करती है कौन? ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया में, वो स्पेशली मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था वो किस चीज़ की बनी होती है? वो बनी होती है एक पॉलीसैकेराइड की, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो सिंपल भाषा में, विच इज पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोला जाएगा? पेप्टिडोग्लाइकेन। उसके बाद काम क्या है बेटा सेल वॉल का? इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। एंड इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। तो शेप ऑफ सेल डिटरमाइन कौन करता है? सेल वॉल डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है? लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड और प्रोटीन की। और याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में सेम होता है, सिमिलर होता है किससे? यूकैरियोट से। इट इज सिमिलर नॉट सेम, मतलब सेम ही दिखेगा जैसा यूकैरियोट में पढ़ेंगे। और जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो जब वहां पे आप स्ट्रक्चर याद कर रहे होगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो आपको बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो जाएगी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्या है? सिमिलर। यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था कि दोनों का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। ठीक है। उसके बाद बेटा सेल मेम्ब्रेन की बात करें फंक्शन की, तो इट रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये तो हमको पता है कि वो कौन सी लेयर है जो अंदर और बाहर जो है अलाउ करती है सेल को जाने के लिए, वही यही रेगुलेट करेगी। सिलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताने की भी जरूरत नहीं है। इट इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्ट करती है, जो मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी बाहर के, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है या सेल मेम्ब्रेन ही है, दोनों सेम बात है। उसके बाद मीजोसोम्स में डिस्कस कर चुका हूं। होते क्या है बेटा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और कितनी शेप्स में दिख सकती हैं ये इनफोल्डिंग्स? तो ये इनफोल्डिंग्स आपको 3 शेप्स में दिख सकती हैं। या तो टिब्यूल हो सकती है, या लैमेला हो सकती है, या फिर वेसिकल हो सकती है। तो 3 शेप हो सकती हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? मीजोसोम एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की इनटू द साइटोप्लाज्म, या इनवेजिनेशन लिखा होता है। इनवेजिनेशन मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। और कहां पर है ये इनवेजिनेटेड? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अंदर धसे, अंदर की तरफ जा रहे हैं। और किस फॉर्म में होते हैं ये? दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, टिब्यूल्स और लैमेले। यही मैं आपको समझा रहा था कि अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। चलो आगे देखो जरा क्या लिखा है। फंक्शन। फंक्शन जो है इसका वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, नहीं। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन कौन करेगा? जैसे ऐसा पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन प्रोकैरियोट? इट इज इक्विवेलेंट टू मीजोसोम्स, राइट। क्यों? क्योंकि इसका रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन फंक्शन है। बाकी सिक्रीशन फंक्शन मैंने बताया, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए को डबल करने में हेल्प करेगा। और भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती हैं उनको बढ़ा देगा। ठीक है। क्यों? एंजाइमेटिक एक्टिविटी से क्या लेना देना मीजोसोम्स का? तो आप खुद सोचो बेटा, एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के, लेकिन क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ गई, तो बताओ सरफेस एरिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया तो एंजाइम को स्टोर होने का मतलब एंजाइम, जितने एंजाइम आ सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से अब और एंजाइम आ सकते हैं, और यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी? बैक्टीरिया की बढ़ जाएगी, राइट। तो वही लिखा है, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक प्रोसेसेस। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और एंजाइम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्रोमैटोफोर्स। ये मैंने डायग्राम में नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि अगर आपने मीजोसोम समझ लिया तो ऐसा हो नहीं सकता है कि क्रोमैटोफोर समझ में ना आए। मीजोसोम जैसे ही बेटा एक और इनवेजिनेशन प्रेजेंट होती है, बिल्कुल अंदर की तरफ मुड़ी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इस स्ट्रक्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर पिगमेंट स्टोर होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। मीजोसोम्स में पिगमेंट स्टोर नहीं होते हैं। पिगमेंट स्टोर कहाँ पे होते हैं? इस स्ट्रक्चर में। तो इसको हम बोलेंगे क्रोमैटोफोर्स। ठीक है। क्रोमैटोफोर्स भी क्या है बेटा? ये भी मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, ये भी बिल्कुल इन्वेजिनेशन है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं, लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि मीजोसोम्स से इनको अलग करता है कि इनमें पिगमेंट स्टोर होते हैं। और पिगमेंट स्टोर है तो बेटा किस में प्रेजेंट होगा? साइनोबैक्टीरिया, या इन्हीं को बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इनके सेल में पिगमेंट्स भी तो स्टोर होने चाहिए ना बेटा, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट्स। तो ये जो पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेंगे, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं ऐसे ही मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में,
जो कि इन्वेजिनेटेड होगा, क्या बोलेंगे, क्रोमैटोफोर्स, भूलना मत। क्रोमैटोफोर्स का फंक्शन क्या हो गया, इट इन्वॉल्व्स इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इन सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, सिमिलर टू क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोट्स। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बैक्टीरिया प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट, तो आपके बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट इज इक्विवेलेंट टू बैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर्स, ठीक है, और प्लांट और एनिमल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इज इक्विवेलेंट टू मीजोसोम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और बहुत ही बेसिक बात है, आपने एक बार ही सुन लिया तो मेरे को आप पे भरोसा है कि आप एकदम बढ़िया से आंसर्स कर पाओगे अपने एग्जाम में। चलो उसके बाद बेटा साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है, आपकी एनसीईआरटी लिखती है फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स। तो एक बार पेंसिल लेके एनसीईआरटी जरूर रीड करना, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद बेटा फंक्शन की बात करें तो इट कंटेन्स एंजाइम एंड सेल स्ट्रक्चर फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इसलिए इसको मेन एरिना फॉर केमिकल रिएक्शन बोला जाता था। याद करो केमिकल एक्टिविटी का मेन एरिना कौन है, साइटोप्लाज्म। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होंगी, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पे भी सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है। नेक्स्ट बेटा जेनेटिक मटीरियल, जिसको क्रोमैटिन मटीरियल लिखा हुआ है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे आपको कितने प्रकार का दिखेगा, दो प्रकार का क्रोमैटिन मटेरियल दिखेगा। एक तो मेन डीएनए, ठीक है, जिसको मैंने न्यूक्लियोइड बोला एक्चुअल में, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं, ठीक है, जो सेंटर में प्रेजेंट था मेन। और एक होता है प्लाज्मिड विच इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, सर्कुलर इन नेचर होगा, ठीक है। तो एक डीएनए है जो सर्कुलर इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद बेटा मेन जेनेटिक मटेरियल जो है उसका काम क्या हो गया, वो तो जेनेटिक मटेरियल ही है, मतलब सारे काम जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करेगा वो मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया। लेकिन प्लाज्मिड का काम क्या है, प्लाज्मिड का काम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और अदर ट्रेट जैसे कि रेप्लिकेट करना, और जैसे कि एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्जुगेशन, वो कराने में मदद करना। तो ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन है, याद रखना है। तो रिप्रोडक्शन कराने में भी क्या करते हैं बेटा, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। होता कैसे है रिप्रोडक्शन, मैं आपको बताऊंगा, अभी बताऊंगा। उसके बाद बेटा राइबोसोम्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो राइबोसोम का जो साइज है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको मार्क कर लेना है कि जो इसका साइज होता है वो 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर का होता है, 15-20 ऐसे याद कर सकते हो आप राइबोसोम का साइज। उसके बाद बेटा ये 70S है इनका साइज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 70S, अभी फिलहाल के लिए आप ये बात समझो कि राइबोसोम इतने छोटे होते हैं कि इनके साइज को डायरेक्टली बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इनकी डेंसिटी का अंदाज़ा एक यूनिट से लगाया जाता है, जिस यूनिट को कहते हैं एस, ठीक है। एस को स्वेडबर्ग्स यूनिट भी बोला जाता है, स्वेडबर्ग, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है, बेसिकली यूनिट है। राइबोसोम के साइज को नापने की क्या है, यूनिट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो S इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। और ये जो राइबोसोम 70S वाले हैं बेटा, क्या है ये 70S वाले जो राइबोसोम है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, छोटे वाले। और जब आप इन 70S वालों को देखो, मैं बनाता हूँ राइबोसोम, ये राइबोसोम की एक सब यूनिट हो गई, ये राइबोसोम की दूसरी सब यूनिट हो गई, बड़ी वाली यूनिट और छोटी वाली यूनिट, दो यूनिट्स को मिला के क्या बनता है बेटा, दो यूनिट्स को मिला के एक राइबोसोम बनता है। और ये दोनों को मिला के जो साइज आता है उसको क्या बोलते हैं हम, 70S, ठीक है। लेकिन जब आप इन दोनों, इसकी दो सब यूनिट्स की बात करते हो तो छोटी वाली सब यूनिट होती है बेटा इसके अंदर 30S, और बड़ी वाली सब यूनिट होती है 50S। आप बोलोगे सर छोटी सब यूनिट 30, बड़ी सब यूनिट 50, 30 और 50 मिलके तो 80 होने चाहिए, यहाँ पे 70 कैसे आ रहा है। तो आप भूलो मत बेटा, ये दोनों सब यूनिट आपस में ओवरलैप भी हो रही हैं। तो ओवरलैपिंग की वजह से ओवरऑल साइज में 10S का फर्क आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब यहाँ पे 50 + 30 मैथ्स नहीं लगानी है, आपको याद रखना है ये बात कि 50 सब यूनिट और 30 सब यूनिट मिलकर कितनी बना रहे हैं, 70 सब यूनिट बना रहे हैं, ठीक है। 30 और 50 जब ओवरलैप करते हैं तो ओवरऑल साइज 70S आता है, 80S नहीं आ पाता है, क्योंकि बहुत सारा रीजन ओवरलैप हो गया एक दूसरे पे, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर याद रखना है तो एक ट्रिक है बेटा, 20-20 माइनस करते रहो। अगर आपको बड़ी सब यूनिट निकालनी है 70S के तो 50S आ जाएगी 20 माइनस करके, और 50 में से 20 माइनस करो तो 30S छोटी सब यूनिट आ जाएगी। ये ट्रिक है याद करने की कि आप भूलो मत अब इसको आगे से,
ठीक है जी। अब देखो बेटा, तो सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं ये भी बात आपको समझ में आ गई, बड़ी वाली छोटी वाली। इसके बाद राइबोसोम करते क्या है, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया था, पिछली क्लास में करा दिया मैंने। उसके बाद बेटा सेवरल राइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम एक सिंगल एमआरएनए से अटैच होते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ये पॉलीसोम। अब ये भी समझने वाली बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना। आपको ये बात समझनी है कि एक बैक्टीरिया की बॉडी में या हमारी बॉडी में प्रोटीन कैसे बनता है। ठीक है बेटा, प्रोटीन बनता है डीएनए की मदद से। आपके पास एक स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन आप यहाँ पर मैंने एक ही स्टैंड बनाया है, इसको डबल स्टैंडर्ड ही समझो। डीएनए है, डीएनए के ऊपर वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में। एकदम मेरी आवाज़ पे फोकस रहना चाहिए, क्योंकि ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनता है, ह्यूमंस में भी, सिर्फ प्लांट में नहीं, सिर्फ एनिमल में नहीं, ह्यूमंस तो एनिमल हैं ही, बैक्टीरिया में भी, प्लांट में भी, एनिमल में भी, तीनों पे बात लागू होगी जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोटीन अगर बन रहा है तो वो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन कि वो प्रोटीन कौन से टाइप का बनेगा, प्रोटीन कैसा बनेगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन, वो पूरी जानकारी, वो पूरी चिट्ठी, ठीक है, वो लिखी हुई है डीएनए के ऊपर। मतलब डीएनए पे कुछ कोड्स प्रेजेंट हैं, जिन कोड्स में वो इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन कौन से टाइप का बनेगा। ठीक है, इंसुलिन के लिए वो कोड अलग है, ग्रोथ हार्मोन के लिए वो कोड अलग है। ऐसे ही मेरी बॉडी में जो भी एंजाइम्स बन रहे हैं या बैक्टीरिया में कोई प्रोटीन बन रहा है तो उसके लिए जो कोड, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है उस वो डीएनए पे। इसलिए डीएनए को बोला जाता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा डीएनए से प्रोटीन बनने की, तो डीएनए से डायरेक्टली कभी प्रोटीन नहीं बनता है। डीएनए से एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है आरएनए। तो डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाएगा और अपने कोड्स को किस पे कॉपी कर देगा, अपने पे लिखी हुई चिट्ठी को आरएनए पे कॉपी कर देगा। ठीक है, तो डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए बनाया। ठीक है, जिसने डीएनए ने अपने पे लिखी हुई जानकारी को किस पे कॉपी कर दिया, आरएनए पे। अब इस आरएनए पे आके बेटा कौन चिपकते हैं, अब इस आरएनए पे आके राइबोसोम चिपकेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया के केस के अंदर राइबोसोम एक ही आरएनए से मल्टीपल राइबोसोम आके चिपक जाते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम। ना तो क्वेश्चन है सर ये राइबोसोम ऐसा क्या कर रहे हैं जो इनको आरएनए से चिपकना पड़ रहा है। भाई ऐसा कर रहे हैं इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। ये कोड को रीड कौन करेगा, अरे डाकिया था आरएनए, तो आरएनए ने क्या किया, कोड्स को डीएनए से लिया और राइबोसोम तक लाया। एक्चुअल में इन कोड को रीड कौन कर रहा है, राइबोसोम। तो ये वो राइबोसोम है जो इन कोड्स को डिटेक्ट कर रहा है और कोड के अकॉर्डिंगली, एक एक कोड के अकॉर्डिंगली क्या लगाता है, अमीनो एसिड। और इसी अमीनो एसिड की चेन को हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रोटीन। तो इसका मतलब अगर मैं आज के बाद आपसे पूछूं, एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया है, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है आपको 12th क्लास में, लेकिन अगर मैं आज आपसे पूछूं कि लेट से मेरी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बन रहा है, क्या ये प्रोटीन मेरा डीएनए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो आंसर विल बी यस। क्या डीएनए ने सीधा प्रोटीन बना दिया या डीएनए ने आरएनए बनाया, तो डीएनए ने क्या बनाया, आरएनए। उस आरएनए पे लिखी हुई चिट्ठी को किसने रीड किया, राइबोसोम ने, और फिर राइबोसोम ने एक एक करके अमीनो एसिड लगाए उस अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंगली वो कोड प्रेजेंट थे, और आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बना दिया। दिस इज हाउ प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया, दिस इज हाउ प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन यूकैरियोट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबकी बात कर रहा हूं, जिसमें भी प्रोटीन बनेगा उनमें यही सीक्वेंस होगा। और व्हाट इज पॉलीसोम, पॉलीसोम मतलब एक एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम चिपकना एक ही बारी के अंदर। इसकी वजह से क्या होता है, एक ही बार के अंदर बहुत जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि एक ही प्रोटीन बनाने में मल्टीपल राइबोसोम्स लगे हुए हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रोसेस की। द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम मतलब आपको पता ही है, और पॉलीसोम्स, इनको चिपका दिया वर्ड्स को, पॉलीराइबोसोम को। तो वो दोबारा सुनो क्या बोल रहा है, मल्टीपल मतलब सेवरल राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं एक ही एमआरएनए के साथ। एमआरएनए मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, ऐसा आरएनए जो मैसेज को कैरी करे डीएनए से राइबोसोम तक। मैसेंजर, मैसेंजर मतलब डाकिया। ठीक है, तो ये वो आरएनए है जो डीएनए से कोड्स को लेके जाएगा कहां तक, राइबोसोम तक, फिर राइबोसोम रीड करेगा, क्योंकि राइबोसोम डीएनए के साथ पास नहीं आ सकता है उसको रीड करने के लिए। ठीक है, आप यूकैरियोट्स में ज्यादा से समझोगे। यूकैरियोट्स में सोचो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है, राइबोसोम डीएनए के पास जाएगा नहीं, डीएनए राइबोसोम के पास आएगा नहीं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि क्यों डीएनए रीड नहीं कर पा रहा है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम डीएनए रीड नहीं कर पाएगा, उसको आरएनए ही चाहिए रीड करने के लिए। और कौन से वाला आरएनए, एमआरएनए। व्हाट डज एम स्टैंड फॉर, मैसेंजर, मैसेंजर। ठीक है, तो एमआरएनए फॉर्म्स पॉलीसोम्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, और पॉलीसोम्स किस चीज में हेल्प करते हैं, एफिशिएंट ट्रांसलेशन में।
ठीक है जी। चलो उसके बाद बेटा इंक्लूजन बॉडी पे आ जाते हैं। इंक्लूजन बॉडी मैंने बता ही दिया कि बैक्टीरिया ने अभी कुछ बनाया जिसको स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए बेचारे के पास कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, तो ये चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, इनका गुच्छा बन जाएगा और पड़ा रहेगा साइटोप्लाज्म में, उसको कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी पे कोई भी मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं, नो मेम्ब्रेन। ग्रैनुअल्स प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में होंगे, मतलब ये एग्रीगेट है जिनका काम क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, जैसे कि फॉस्फेट ग्रैनुअल्स, फॉस्फेट के बने होंगे तो फॉस्फेट ग्रैनुअल हो गए, साइनोफाइसियन ग्रैनुअल्स, ठीक है, पिगमेंट्स वगैरह स्टोर होंगे और आपके साइनोबैक्टीरियाज में दिखेंगे। नेक्स्ट ग्लाइकोजन ग्रैनुअल्स, ग्लाइकोजन के ग्रैनुअल्स को बोलेंगे गैस वैक्यूल, कि गैस बन गई तो वो भी इकट्ठी होकर पड़ी रहेगी, तो गैस वैक्यूल किसमें बनते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिनको साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, तो याद रखना। बेसिकली एक एक स्टेटमेंट मैंने एनसीईआरटी से कनेक्ट करके ही लिखी है यहाँ पे। तो इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे पेंसिल लेके तो आपको फील हो जाएगी मैं क्या बात बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैजिला, फ्लैजिला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी प्रेजेंट होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। और फ्लैजिला किस चीज़ में हेल्प करता है, मोटिलिटी में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट में मतलब स्टिमुलस के पास जाए या स्टिमुलस से दूर जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा पिलाए और फिम्ब्रे, ये 2 ऐसे स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया में विच आर नॉन मोटाइल। ये कैसे स्ट्रक्चर माने जाते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर माने जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, याद रखना है। पिलाए की बात करूं तो ये इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबे से, मतलब ये बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की सरफेस पे आपको ऐसे ट्यूब लाइक पतले से स्ट्रक्चर निकलते दिखेंगे विच आर कॉल्ड एज पिलाए। और व्हाट आर फिम्ब्रे, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रिसल लाइक मतलब बैक्टीरिया की बॉडी पे ऐसे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख सकते हैं, ब्रश जैसे, ठीक है, बैक्टीरिया की बॉडी पे दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए कि ये ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है और ये। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाए, तो बेटा पिलाए का फंक्शन आता है रिप्रोडक्शन में, कि 2 बैक्टीरिया को अगर एक टाइप की रिप्रोडक्शन करनी है, एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों के पिलाए, इसका जो पिलाए है इसकी जो ट्यूब है और साथ वाले बैक्टीरिया की जो ट्यूब है, वो दोनों की ट्यूब आपस में आके फ्यूज हो जाएगी। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या हो गई, फ्यूज हो गई, और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया, जिस कनेक्शन की मदद से एक बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड निकल के दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब एक बैक्टीरिया ने अपने अंदर की वेरिएशन, प्लाज्मिड मतलब डीएनए, डीएनए मतलब वेरिएशन, अपने अंदर की वेरिएशन कहाँ ट्रांसफर कर दी, दूसरे बैक्टीरिया में। तो आप खुद सोचो वो कौन सी रिप्रोडक्शन होती है जिसमें वेरिएशन ट्रांसफर होती है, वेरिएशन आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे गैमीट जैसी कोई चीज़ नहीं बन रही है, इसलिए क्लियर कट आप नहीं बोलोगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। और क्या कॉन्जुगेशन में प्लाज्मिड हेल्प कर रहा है, बिल्कुल, प्लाज्मिड ही तो है जो ट्रांसफर हो रहा है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, ठीक है। तो प्लाज्मिड हो गया, और ये डीएनए ट्रांसफर का एक तरीका है कि एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और कौन हेल्प करता है इस डीएनए ट्रांसफर में, पिलाए। याद रखना है पिलाए का काम क्या होता है। ऐसे पिलाए को सेक्स पिलाए भी बोला जाता है। सेक्स पिलाए क्यों, क्योंकि जो पिलाए हैं वो हेल्प करते हैं, वो एक ट्यूब बनाते हैं जिस ट्यूब को बोला जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को, कॉन्जुगेशन ट्यूब। होपफुली आपको बातें क्लियर हो रही हैं एकदम। उसके बाद बेटा फिम्ब्रे की बात करें तो फिम्ब्रे का काम होता है अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये क्रैक्स में फंस जाएंगे चीज़ों के, ठीक है, दीवारों पे फंस जाएंगे और बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कि वो होस्ट के साथ, होस्ट की बॉडी के साथ, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ चिपक सके। तो ये फिम्ब्रे का काम हो गया। इन दोनों में से किसी का भी काम लोकोमोशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यू के अंदर ये पूछ लिया गया कि फिम्ब्रे, पिलाए और फ्लैजिला, इनमें से कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो फ्लैजिला मोटिलिटी में हेल्प करेगा, जबकि पिलाए फिम्ब्रे नहीं करते हैं मोटिलिटी में हेल्प। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में एक अनोखा सा टॉपिक दिया है अलग से, बैक्टीरिया से रिलेटेड ही टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आगे जाके जब आप एमबीबीएस करोगे तो एमबीबीएस में भी ये काम आएगा आपके। और अगर आपने कोई दूसरा कोर्स भी किया और आपके माइक्रोबायोलॉजी उसके अंदर ये टॉपिक आता है, तो वहाँ पे तो आप पढ़ोगे ही इस चीज़ को, ठीक है। तो बेटा एक लैब टेक्निक है जिसको कहते हैं स्टेनिंग, और स्टेनिंग को बोला जाता है क्या, ग्राम स्टेनिंग। ग्राम इसका नाम रखा गया साइंटिस्ट के नाम पे, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उन साइंटिस्ट का नाम था एच.सी. ग्राम। तो एच.सी. ग्राम ने क्या डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को स्टेन करने का एक तरीका डिस्कवर किया, और ये एक लैब टेक्निक है जिसमें आप बैक्टीरिया को स्टेन कर सकते हो, ठीक है। और इस स्टेनिंग के बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया आते हैं आपके पास, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि ग्राम पॉजिटिव वो बैक्टीरिया है
विच टेक अप द ग्राम स्टेन, विच टेक अप द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन जो ले लें उन बैक्टीरिया को बोला जाएगा क्या, ग्राम पॉजिटिव। तो बताओ ग्राम नेगेटिव कौन से होंगे, विच डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन, डोंट टेक अप द ग्राम स्टेन। और ग्राम स्टेन को ले लेने का मतलब क्या होता है, ग्राम स्टेन इनके ऊपर चढ़ जाएगी। और किस कलर की होती है सर ग्राम स्टेन, ये बैक्टीरिया या तो पर्पल कलर के हो जाएंगे, ठीक है, या फिर ब्लू कलर के हो जाएंगे। तो पर्पल या ब्लू कलर आया तो आप बोलोगे कि स्टेन चढ़ गई। लेकिन अगर पिंक कलर रहा या रेड कलर रहा तो आप बोलोगे कि ग्राम स्टेन नहीं चढ़ी। याद रखना ये कलर के बेसिस पे है, ठीक है। बाकी ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोटोकॉल है। पहली बात, ग्राम स्टेन कोई एक स्टेन नहीं है, ग्राम स्टेन में मल्टीपल स्टेन्स का एक सीक्वेंस होता है जो हम यूज करते हैं। तो ग्राम स्टेन इज अ प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग इज अ प्रोसीजर। ग्राम स्टेन कोई एक सिंगल स्टेन नहीं है। स्टेन क्या होता है बेटा, कलर। किसी भी बैक्टीरिया को कलर करना पड़ता है अगर हमको उसको कहाँ देखना है, माइक्रोस्कोप में। किसी भी सेल को, बैक्टीरिया छोड़ो, आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल कोई भी देखना है अगर, तो उसको कलर करना पड़ेगा ताकि उसकी वॉल दिख सके, उसके अंदर के स्ट्रक्चर दिख सके। बिना कलर किए माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ट्रांसपेरेंट दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, बता ही नहीं पाओगे क्या दिख रहा है। इसलिए कलर करना सेल को बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टेनिंग कहते हैं। और बैक्टीरिया की स्टेनिंग का सबसे फेमस मेथड कौन सा है, ग्राम स्टेनिंग। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, जल्दी से देख लो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेटा जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल थिन होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव और पॉजिटिव में से किस में पेप्टिडोग्लाइकन मोटी प्रेजेंट है, तो सेल वॉल मोटी किस में प्रेजेंट है, आपके ग्राम पॉजिटिव में। इसका मतलब पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा किस में है, पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा किस में है, आपके ग्राम पॉजिटिव में। और अब मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जिसके बाद आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। एक्चुअल में अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम स्टेन बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट, सेल का कौन सा पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो ग्राम स्टेन को पेप्टिडोग्लाइकन एब्जॉर्ब करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, पेप्टिडोग्लाइकन वो स्ट्रक्चर है जो ग्राम स्टेन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो बताओ जिसमें थिन होगी उसमें ग्राम स्टेन बहुत आसानी से नहीं चढ़ेगी, और जिस पे थिक होगी उस पे ग्राम स्टेन आसानी से चढ़ जाएगी। इसके अलावा दोनों में एक और फ़र्क है बेटा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, एक तो उनके अंदर पतली है, ठीक है, मैं यहाँ पे थिक बना देता हूँ इसकी पेप्टिडोग्लाइकन ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो रेड वाली लेयर बनाई ये मैंने पेप्टिडोग्लाइकन बनाई जो कि थिक है इनमें, और पेप्टिडोग्लाइकन पे ही चढ़ता है ग्राम स्टेन, मैंने बताया। और जो पतली वाली मैंने बनाई, दिस इज व्हाट, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन पतली। इसके अलावा बेटा आपको याद रखना है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। और क्योंकि इन पे एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है, लिपिड और प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट है, तो जब आप ग्राम स्टेन डालने की कोशिश करोगे इस पे कि ग्राम स्टेन चढ़ जाए, तो ग्राम स्टेन एंटर ही नहीं कर पाएगी, तो पेप्टिडोग्लाइकन तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए ये ग्राम स्टेन को नहीं ले पाते हैं और ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं। तो मैंने आपको रीज़न भी बताया, ठीक है। जितने माइन्यूट लेवल पे मैं आपको यहाँ पर समझा सकता था उतने माइन्यूट लेवल पे ले गया। जाने को मैं और डेप्थ में जा सकता हूँ कि लाइपोप्रोटीनेशियस लेयर की क्या स्ट्रक्चर है, पेप्टिडोग्लाइकन का क्या स्ट्रक्चर है, पेप्टिडोग्लाइकन को क्यों ग्राम स्टेन जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन आपको जहाँ तक जितनी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरा यकीन मानो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन पतली है और ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी प्रेजेंट है लिपिड और प्रोटीन की, तो ग्राम स्टेन बेचारी पहुंच ही नहीं पाती पेप्टिडोग्लाइकन पे जिसको जो एब्जॉर्ब करेगी इसको, इसलिए ये ग्राम नेगेटिव है, स्टेन को एब्जॉर्ब ही नहीं करते। जबकि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कवरिंग प्रेजेंट नहीं है और पेप्टिडोग्लाइकन भी थिक है, इसलिए ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकन, तो बिल्कुल क्योंकि इसमें सेल वॉल थिक है तो पेप्टिडोग्लाइकन भी थिक होगी। दूसरी बात, यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन भी थिन होगी। आउटर मेम्ब्रेन वही लाइपोप्रोटीन की लेयर यहाँ पे एब्सेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है। कलर पहले ही बता चुका हूँ, पर्पल या ब्लू कलर आया तो ग्राम पॉजिटिव, और पिंक या रेड रह गया तो क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव। उसके बाद बेटा एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डालने पर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जल्दी मरता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जल्दी नहीं मरता है। इसलिए हमको जो बीमारी कॉज करते हैं खतरनाक वाले बैक्टीरिया की, आपके पास कोई ब्लड देके गया अपना
और आपको बोला कि सर हमको चेक करके बता दो कि कौन सा बैक्टीरिया ने हमको बीमार किया है, तो आपको ब्लड में शक होगा ज़्यादातर उन बैक्टीरियाज पे जो ग्राम नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग है लाइपोप्रोटीन की, तो ये ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक से, जल्दी नहीं मरते हैं। एग्जाम्पल आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्ट्रेप्टोकोकस और इकोलाई आपको 2 एग्जाम्पल आ गए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है नहीं। आपको बस ये ऊपर वाली चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ही बढ़िया। एनसीईआरटी, यकीन मानो एनसीईआरटी बस ये लिखती है, ये ऊपर वाला जितना मैंने ब्लू से लिखा। ग्राम पॉजिटिव वो जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्राम नेगेटिव वो जो ग्राम स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। खत्म हो गई बात। बैक्टीरिया को स्टेन करने का तरीका बताओ, ग्राम स्टेनिंग, एज सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया की। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या क्या न्यूट्रिशन शो करते हैं? तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑटोट्रॉफिक में दोनों टाइप, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, सॉरी, फोटो ऑटोट्रॉफिक, सिंथेटिक गलती से बोल दिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक दोनों। ठीक है, अगर मैं फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो लाइट एनर्जी का यूज करके अपना खाना बनाएंगे। अगर कीमो ऑटोट्रॉफिक का बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स बाहर से लेंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड कि बाहर से केमिकल लिए, इनके बॉन्ड तोड़े और इसकी एनर्जी से अपने लिए एनर्जी बनाई। तो और यहाँ पे क्या किया, सीधा सनलाइट की एनर्जी यूज करी और पिगमेंट्स की मदद से उसको स्टोर किया और तब उससे अपनी एनर्जी बनाई। बेसिकली आखिरी टास्क है अपने लिए एनर्जी बनाना, और वो एनर्जी के लिए कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है। एनर्जी बनाना है तो एनर्जी चाहिए, जादू से आप एनर्जी नहीं पैदा कर सकते हो। तो अगर लाइट का यूज कर रहा है बैक्टीरिया एनर्जी बनाने के लिए तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और किसी दूसरे केमिकल का यूज कर रहा है जिसके बॉन्ड तोड़ के एनर्जी बना रहा है, निकाल रहा है, तो उसको बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसी को ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल रहे हैं। मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आपने अब तक मोनेरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसलिए हम यहाँ पर ही फोकस कर लेंगे कि मोनेरा में भी वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बाकी इन सब की डेफिनेशंस हैं, वो आप रीड कर लेना जरूर, वही लिखा है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफ में बेटा सेप्रोफिटिक आ जाएंगे। सेप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करने वाले, और पैरासिटिक में बेटा होस्ट से लेने वाले न्यूट्रिशन, और सिम्बायोटिक मतलब बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ चिपका हुआ है और दोनों का फायदा हो रहा है। यहाँ पे बैक्टीरिया भी कुछ ना कुछ दे रहा है सामने वाले को, और सामने वाला भी कुछ ना कुछ दे रहा है बैक्टीरिया को। जैसे कि बेटा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम आके चिपक जाता है रूट्स के साथ। इस राइजोबियम को शेल्टर मिलता है और प्लांट को ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं, तो प्लांट को नाइट्रोजन की क्वालिटी क्या मिलती है सॉइल में, बहुत अच्छी, तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है प्लांट की और इस बैक्टीरिया की भी बढ़ती है। इसलिए याद रखना राइजोबियम बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। दूसरा सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग पे ग्रो करने वाले, तो बैसिलस। ठीक है, बैसिलस टाइप के जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैसिलस याद करो कौन से पढ़ाए थे, रॉड शेप के बैक्टीरिया बैसिलस बोले थे, राइट। उसके बाद पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब बेटा जितने बैक्टीरिया ने आज तक आपको बीमार किया है वो सारे के सारे पैरासिटिक हैं। सोचो ना, आप बीमार क्यों हुए, क्योंकि बैक्टीरिया आपके ब्लड के अंदर ग्रो कर रहा है बॉडी के अंदर, तो आप बीमार हो गए। ठीक है, ये पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमार करते हैं। पैथोजन मतलब कोई भी ऐसा एजेंट जो बॉडी में घुसे और हमको बीमार कर दे, उसको क्या बोलेंगे, पैथोजन। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी करता है, आपको ऑलरेडी पता है। बाकी इन सब की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको अपने आप फील आ जाएगी कि चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है जी, ये आपका टास्क है पढ़ना। बाकी इस चार्ट को ऐसे ही आप एज इट इज ऐड कर सकते हो, एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में दिया नहीं है। सिमिलरली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया भी आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं दिया है इस चैप्टर में। ठीक है, लेकिन दूसरे चैप्टर में एक पूरा पैराग्राफ है मोनेरा के अंदर, इसलिए हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल भी। एसेक्सुअल कौन सी हो सकती है, बाइनरी फिजन मोस्ट कॉमन वन, बडिंग हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर बनते हैं बैक्टीरिया के अंदर उनको एंडोस्पोर बोला जाता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बहुत ही रेजिस्टेंट स्पोर होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया को जिंदा रखते हैं। बाकी स्पोर आपको पता है ऑलरेडी, मेरे को ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। जेनेटिक एक्सचेंज मतलब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वेरिएशन आती है बैक्टीरिया में इससे। वरना आपको लग सकता है कि बैक्टीरिया तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती ही नहीं है, तो बैक्टीरिया की इतनी वैरायटी कैसे दिख रही है। सेम बैक्टीरिया की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्ट्रेन्स कैसे दिख रहे हैं,
तो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, जिसमें कॉन्जुगेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दो बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बनेगी जिसको बोलेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। एक बैक्टीरिया अपने अंदर से प्लाज्मिड निकाल के डीएनए निकाल के दूसरे में क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का केस बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बैक्टीरिया अपना नेकेड डीएनए रिलीज करेगा एनवायरनमेंट में अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू, दूसरा बैक्टीरिया मेम्ब्रेन के थ्रू इस डीएनए को, इस जेनेटिक मटेरियल को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सिंपल। यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे तो कांटेक्ट हुआ लेकिन यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर चले जाना, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इस बैक्टीरिया में वेरिएशन आ चुकी है, इसमें भी चेक करो वेरिएशन आ चुकी है जिसमें ट्रांसफर हुआ। व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन में बेटा एक एजेंट इन्वॉल्व होता है जिसको कहते हैं हम क्या, जिसको बोला जाता है आपका बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, उसके केस के अंदर क्या होता है बेटा, उसके केस के अंदर बैक्टीरियोफेज अपने अंदर से डीएनए निकाल के कहाँ ट्रांसफर करता है, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ये ट्रांसडक्शन का तरीका है जिसमें वेक्टर यूज हो। वेक्टर मतलब बीच में कोई एजेंट यूज हो रहा है, एजेंट यूज हो रहा है जो ट्रांसफर कर रहा है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बाकी इतना डेप्थ में आपको ये पढ़ना नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है कहीं भी। कॉन्जुगेशन का थोड़ा सा जिक्र है फिर भी, ट्रांसफॉर्मेशन का 12th क्लास में जिक्र है, ट्रांसडक्शन का तो कहीं भी जिक्र नहीं है आपकी एनसीईआरटी में। तो परेशान नहीं होना है, इसकी बस लिस्टिंग करनी है और अपने नोट्स में रख लेना है उसको। आज नहीं तो कल ये चीज़ काम आएगी, इसीलिए बताया गया। कोई भी ऐसी चीज़ बेटा जो आपके काम ना आए वो मैं नहीं देता हूँ कभी भी। ठीक है, इसके साथ बेटा प्रोकैरियोटिक सेल आपका पूरा का पूरा क्या हो चुका है, पूरा का पूरा सारे लेवल्स पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मेरी बात समझ में आ गई? बाकी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था क्या, पीपीएलओ की फुल फॉर्म बतानी है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस और पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से क्वेश्चन सुनना और नीचे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करना है आपको। हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल बताना है, हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट सेल बताना है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ बताना है, लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ बताना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। इसके अलावा आपको बताना है रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया कौन है और क्लोरोप्लास्ट ऑफ बैक्टीरिया कौन है, ये चीज़ें आपको आंसर करनी है आज की क्लास से नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, तो प्रोकैरियोट पूरा का पूरा बेटा बैक्टीरिया खत्म हो चुका है। ठीक है, एकदम अच्छे से, बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे लेवल तक इस चैप्टर के, इस टॉपिक के नोट्स बना लेना। ठीक है, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। वीडियो लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। अगली क्लास में मिलेंगे बेटा यूकैरियोटिक सेल के साथ, एक एक ऑर्गेनल पढ़ेंगे उसकी। ठीक है, पढ़ते रहो अगली क्लास तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।